हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस महा मैराथन की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखें हैं तो जाके देख लेना कि 15 जून को एग्जाम सेंटर में आपको क्या क्या लेकर जाना होगा। और OMR सीट की भी वीडियो कल मैं अपलोड कर दिया हूँ, उसके बाद अब वीडियो नहीं आएगी, केवल मैराथन आपकी चलेगी। तो वीडियो जाके देख लेना, कल अपलोड हो गई हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो डेली मैराथन ज्वाइन करना है आपको, ठीक है। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी, ठीक है ना। कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। स्टार्ट करें भाई, क्लास को स्टार्ट किया जाए। सभी बच्चे जवाब देंगे, स्टार्ट किया जाए। वॉइस क्लियर आ रही है? चलिए, पहला प्रश्न आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? बताइए, कौन सा शहर जो है वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? पहला का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बाकी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो एक बार सभी बच्चे प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेंगे। एंड रीजनिंग की PDF चाहिए और भी क्लासेस की PDF चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर्स की, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? तो वो शहर है आपका चंडीगढ़। पहला का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? बताइए सभी बच्चे, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी तो जांघ की हड्डी होती है, उसका नाम है फीमर। और सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीस। ये कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है, ठीक है ना। कान में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं। एक कान में 3 और दूसरे कान में 3, ठीक है। चलिए, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बहुत अच्छे। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? बाबर ने, या जहांगीर ने, अकबर ने, या शाहजहां ने? तीसरा का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जहांगीर। बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन सी लाइन भारत और चीन को अलग करती है? बताइए, वो कौन सी लाइन है जो भारत और चीन को अलग करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो। कल की वीडियो में 2000 लाइक पूरा हो गया था, उसी तरह आज की वीडियो में भी 2000 लाइक आनी चाहिए, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में भी 2000 लाइक आएगी, तो फटाफट कर देना सभी बच्चे, ठीक है। तो वो जो लाइन है जो भारत और चीन को अलग करती है वो है मैकमोहन लाइन, ठीक है। और रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का ई आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहुत अच्छे। सती प्रथा को ब्रिटिश भारत में किसके शासनकाल में असंवैधानिक घोषित किया गया था? बहुत अच्छे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सती प्रथा को ब्रिटिश भारत में किसके शासनकाल में असंवैधानिक घोषित किया गया था? 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सती प्रथा को ब्रिटिश भारत में किसके शासनकाल में असंवैधानिक घोषित किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में, ठीक है। 5 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है, ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि 15 जून को 2 लाख की फैमिली हो जानी चाहिए, ठीक है, एजुकेशन मिसाइल। तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो। एग्जाम पास करना है, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको हेल्प मिलेगी हमारे चैनल से। जैसे एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, इसकी काउंसलिंग कैसे होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग में ही गलतियां करते हैं, उनका नंबर अच्छा आ जाता है 260-70, फिर उनको प्राइवेट कॉलेज ही मिलता है। तो क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है, कैसे आपको काउंसलिंग करवानी है, सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। इसलिए कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लो, आगे आपको हेल्प मिलेगी। तो मोतियाबिंद से जो शरीर का जो अंग प्रभावित होता है वो है आँख। क्या है? आँख। बहुत अच्छे। चलिए, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुखों को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत अच्छे। वीडियो को लाइक करो सब लोग, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, तो सभी बच्चे पूरी क्लास ज़रूर देखे जाना। तो भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुखों को क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल कहा जाता है, ठीक है ना। उपराज्यपाल, जैसे दिल्ली, दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? बताइए, दिल्ली के उपराज्यपाल बताइए भाई, दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? बहुत अच्छे, विनय कुमार सक्सेना है, ठीक है ना। और इससे पहले अनिल बैजल थे। चलिए, बहुत अच्छे। ठोस आयोडीन का रंग निम्नलिखित में से कौन सा होता है? बताएंगे सभी बच्चे। बहुत अच्छे।
ठोस आयोडीन का रंग निम्नलिखित में से कौन सा होता है? सफ़ेद होता है या रंगहीन होता है या बैगनी भूरे से थोड़ा काला होता है या लाल भूरा होता है? बहुत अच्छे भाई, ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें, 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। तो ये बैगनी भूरे से थोड़ा काला होता है। क्या होता है? थोड़ा काला होता है बैगनी भूरे से, ठीक है, ठोस आयोडीन का रंग। फूलों की घाटी निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? देखिए कल की क्लास में एक क्वेश्चन बहुत ही बेसिक से गलत हो गया, उसमें सब कुछ सही था, एक्चुअली वो सी में गलती से बोल दिया था, उसमें पूर्णांक बोल दिया था। लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर में है, ठीक है। केवल मात्र 2-4 ही कमेंट आए थे, बाकी बच्चे समझदार थे, वो लोग कमेंट नहीं किए हैं, जानते हैं कि थोड़ी बहुत त्रुटियां हो जाती हैं, इंसान से ही गलतियां होती हैं। फूलों की घाटी निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? ये है उत्तराखंड में, ठीक है ना। 9 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से किस देश ने वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वें कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो है मेज़बानी की है? बहुत अच्छे, 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो मेज़बानी किया था अपना ही देश भारत, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? बताइए सब लोग। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग भाई, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में लड़ा गया था। यहाँ पे 1556 एक ऑप्शन है, तो 1556 में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध। और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 1761 में तृतीय युद्ध हुआ था पानीपत का, ठीक है। एंड प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ये सारे युद्ध आपको याद रखने हैं, ठीक है। आप लोगों से एक प्रश्न है, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? सभी बच्चे बताएंगे, जवाब देंगे, घाघरा का युद्ध। चलिए, अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिरोशिमा पर कब परमाणु बम गिराया गया था? बताइए सब लोग, हिरोशिमा पर कब परमाणु बम गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को। इसी वजह से हर वर्ष 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। 12 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय करेंसी नोट कहाँ मुद्रित होते हैं? 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। भारतीय करेंसी नोट कहाँ मुद्रित होते हैं? तो ये मुद्रित होती हैं नासिक में। कहाँ होते हैं? नासिक में होते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, कौन सा स्मारक हैदराबाद की पहचान है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेट ऑफ इंडिया तो मुंबई में है, ठीक है ना। जामा मस्जिद दिल्ली में है। बताइए भाई, कौन सा स्मारक हैदराबाद की पहचान है? बहुत अच्छे। गोल गुंबज आपका कर्नाटक में है, चार मीनार आपका जो है हैदराबाद में है। ये स्मारक हैदराबाद की पहचान है। चार मीनार को जो है किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? बताइए सभी बच्चे, 15 का जवाब दीजिए। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला जो है पायलट कौन थी? वो थी दुर्गा बनर्जी। 15 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंडा नहीं देता इसमें? 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, कौन सा अंडा नहीं देता इसमें? बहुत अच्छे। तो यहाँ पे देखिए, कौवा अंडा देता है, गौरैया जो है अंडा देता है, मगरमच्छ अंडा देता है, चमगादड़ इसमें अंडा नहीं देता, बल्कि ये जो है बच्चे को जन्म देता है, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। और पक्षियों की श्रेणी में इसे नहीं रखा जाता है चमगादड़ को, ध्यान रखना। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष में मनाया जाना शुरू हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे। विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष में मनाया जाना शुरू हुआ था? 1974, 1972 या 1992 या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है शुरू हुआ था 5 जून 1974 से, ठीक है। तो यहाँ पे 17 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? सभी बच्चे आंसर देंगे। RBI की स्थापना कब हुई थी? बहुत अच्छे, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही कम लाइक है। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में, ठीक है। और 1949 में इसका जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। हैज़ा नामक बीमारी किसके कारण होती है, ये आपको बताना है। हैज़ा नामक बीमारी किसके कारण होती है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। हैज़ा नामक बीमारी किसके कारण होती है? जीवाणु के कारण होती है। 19 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन अली कौन थे? बताइए सभी बच्चे, 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन अली कौन थे?
तो यह थे कवि एक थे, क्या थे? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन अली, ये एक कवि थे। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेइंग इट माई वे के रूप में किस महान बल्लेबाज की आत्मकथा लिखी गई है? बहुत अच्छे, 21 का जवाब दीजिए। प्लेइंग इट माई वे के रूप में किस महान बल्लेबाज की आत्मकथा लिखी गई है? सभी बच्चे 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एग्ज़ाम पास करना है बेहतरीन अंकों के साथ, इस बार बीएड एग्ज़ाम को निकालना है, तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली जो मैराथन होती है ताकि उसका नोटिफिकेशन एंड आपको मिलता रहे। एंड जब मैं आगे हेल्प करूँगा आपकी, जैसे अपडेट वगैरह जो भी रहेंगी काउंसलिंग से रिलेटेड, कैसे गलती आपको नहीं करनी है, कैसे काउंसलिंग होती है, घर बैठे आप लोग काउंसलिंग करते हैं, ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगे। तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर जी की है, ठीक है। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? बहुत अच्छे, ये जब मैं यूपी स्पेशल की क्लास लिया था ना, ये क्वेश्चन में करवाया था। 22 को जवाब दीजिए सभी लोग। बहुत अच्छे भाई, वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? इलाहाबाद में तो जनसंख्या सबसे अधिक है। अब इनमें से बताइए, गौतम बुद्ध नगर हो गया, यहाँ पे देखिए सचिन तेंदुलकर, यहाँ पे देना चाहिए जिले का नाम, तो यहाँ पे सचिन तेंदुलकर दे दिया, यहाँ पे गोरखपुर हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो साक्षरता दर सबसे अधिक है, इस केवल मतलब ऑप्शन में से बताना है आपको, इस ऑप्शन में से ही बताना है। तो अगर इस ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो वो है गौतम बुद्ध नगर की। अगर सबसे ज़्यादा पूछे तो गाजियाबाद आपको याद रखना है, और सबसे कम पूछे साक्षरता दर में तो श्रावस्ती है आपका, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, मेरे ख्याल से ये जो सचिन तेंदुलकर है यहाँ पे होना चाहिए गाजियाबाद ही। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वो देश है ऑस्ट्रेलिया। 23 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बहुत अच्छी भाई, पूरी क्लास ज़रूर देखना। हिंदी के भी क्वेश्चन है, अभी रीजनिंग के भी क्वेश्चन है, पूरी क्लास देखना, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके जाना। तो यहाँ पे 24 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद। चलिए, बिरजू महाराज किस नृत्य के जो है उत्कृष्ट नर्तक थे? बिरजू महाराज किस नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बिरजू महाराज किस नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक थे? ये थे कथक के। कहाँ के थे? कथक के। 25 का आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित तकनीकी आविष्कारों में से कौन सा सबसे पहले हुआ था? बताइए, इसमें सबसे पहले जो है किसका आविष्कार हुआ था? टेलीग्राफ का, या टेलीफोन का, या टेलीटाइप का, या दूरबीन का? तो इसमें हुआ था सबसे पहले आविष्कार दूरबीन का। चलिए, दूरबीन के आविष्कारक कौन है? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। भारतीय मूल के शिव अय्यादुराई किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं? 27 का जवाब दीजिए सभी लोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अय्यादुराई किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं ईमेल के आविष्कार से, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, जलाली नाम के चौकोर आकार का रुपया किस मुगल शासक ने चलाया था? बहुत अच्छे, 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जलाली नाम के चौकोर आकार का रुपया किस मुगल शासक ने चलाया था? 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जलाली नाम के चौकोर आकार का रुपया किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने चलवाया था। किसने? अकबर ने। चलिए, कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी बच्चे 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है? तो वो है आपका समुद्र। क्या है? समुद्र है। 29 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? बहुत अच्छे, सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। शेयर कर देगो तो और सारे बच्चे ज्वाइन हो सकेंगे हमारी क्लास में, उनको भी हेल्प मिल सकेगी, वो भी ताकि प्रैक्टिस कर सकें। तो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका स्थित है रुड़की में है। कहाँ है? रुड़की में। चलिए, यूएनओ द्वारा घोषित
विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए महत्वपूर्ण दिवस है, आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, याद कर लीजिए आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में स्थापना वर्ष याद रखना है, कितने सदस्य देश हैं ये आपको याद रखना है, लास्ट वाला याद रखना है कौन सा सदस्य देश है। हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन से, एंड आपके जो है महत्वपूर्ण दिवस से 2-2 प्रश्न आने फिक्स हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से तो एक प्रश्न आना ही आना है। तो यूएनओ द्वारा जो है जो घोषित किया गया था विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। यहाँ पे 21 मार्च दे दिया गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे 22 मार्च आप लोग अलग से नोट कर लेना, ठीक है। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, पृथ्वी दिवस। चलिए बहुत अच्छे। लॉफिंग गैस के रूप में किसे पहचान प्राप्त है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। लॉफिंग गैस के रूप में किसे पहचान प्राप्त है? लॉफिंग गैस के रूप में किसे पहचान प्राप्त है? नाइट्रस ऑक्साइड को पहचान प्राप्त है। 32 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मसालों का राजा किसे माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। मसालों का राजा किसे माना जाता है? बहुत अच्छे आंसर। सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो यहाँ पे पीपर को हम काली मिर्च भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे मसालों का राजा काली मिर्च यानी कि पीपर को माना जाता है, ठीक है। चलिए फलों का राजा किसे माना जाता है? आम को माना जाता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। राउंड द विकेट शब्द किस खेल से संबंधित है? राउंड द विकेट शब्द किस खेल से संबंधित है? 34 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो राउंड द विकेट शब्द का संबंध है क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से है। बहुत अच्छे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? द हेग में है। कहाँ है? द हेग में, ठीक है। देखिए 2 प्रश्न इसी में अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ही हो गए हैं इस प्रैक्टिस सेट में। आई डू वॉट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है? बताएंगे सभी लोग। आई डू वॉट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं रघुराम जी राजन। ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, ठीक है। चलिए इस समय आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, ध्यान रखना। चलिए वर्तमान में कौन क्या है ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए रोहिंग्या शरणार्थी का संबंध किस देश से है? बताएंगे सभी बच्चे। रोहिंग्या शरणार्थी का संबंध किस खेल से है? किस देश से है? 37 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो रोहिंग्या शरणार्थी का संबंध किस देश से है? म्यांमार से है। 37 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में इलेक्ट्रॉनिक बस चलाने वाला पहला राज्य कौन सा है? बहुत अच्छे। 38 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में इलेक्ट्रॉनिक बस चलाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। 38 का आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय झंडे क्या है? भारतीय राष्ट्रीय झंडे का अशोक चक्र जो है किस रंग का होता है? भारतीय राष्ट्रीय झंडे का अशोक चक्र किस रंग का होता है? तो इसका जो रंग होता है वो गहरा नीला होता है। क्या होता है? गहरा नीला होता है। चलिए बहुत अच्छे। ये करंट का पुराना प्रश्न है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का जो है पुरुष एकल खिताब निम्न में से किस खिलाड़ी ने जीता था? तो ये जीता गया था नोवाक जोकोविच के द्वारा। 40 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चल नैना देवी मंदिर किस राज्य में है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। और आप लोग यार मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, एजुकेशन विद रोहित चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर लो। मात्र 150 सब्सक्राइबर, उसमें कम है 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में। क्योंकि जो काउंसलिंग की अपडेट है ये ना, सारी की सारी काउंसलिंग की अपडेट उसी चैनल पे आएगी। इसमें सीटेट की तैयारी करवाई जाएगी 16 तारीख से, ठीक है ना। सीटेट एंड यूपीटेट की तैयारी करवाई जाएगी इस चैनल पे बिल्कुल फ्री में। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एजुकेशन विद रोहित चैनल का नाम है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हो तो सर्च भी कर सकते हैं। 850 सब्सक्राइबर हैं, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए क्योंकि उसमें काउंसलिंग की ही अपडेट मिलेगी। तो नैना देवी मंदिर किस राज्य में है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। रियाल किस देश की मुद्रा है भाई? 42 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। रियाल किस देश की मुद्रा है? बहुत अच्छे। रियाल किस देश की मुद्रा है भाई? तो ये सऊदी अरब की जो भी है मुद्रा है, ठीक है ना। सऊदी अरब की मुद्रा जो है रियाल ही है, बट इसमें ऑप्शन में सऊदी अरब है ही नहीं। तो यहाँ पे ब्राज़ील की मुद्रा भी है रियाल, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है?
बहुत अच्छे। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है बेंगलुरु में। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। बहुत अच्छे। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? 44 को जवाब देने के प्रयास करेंगे। तो ये शिवलिक पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है ना। चलिए, लोकसभा की कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? 2 सदस्य, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? तो सबसे अधिक जो है उत्तर प्रदेश में, सबसे कम सिक्किम में है, ठीक है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बहुत अच्छे। ड्यूटेरियम ऑक्साइड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों। चलिए, पीलिया रोग में जो है रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? पीलिया रोग में रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो इसमें जो है बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर किस प्रदेश में है? बताइए भाई, कैलाश मंदिर किस प्रदेश में है? तो कैलाश मंदिर है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त था, अशोक था, सतधनवन था या वृहदत्त था? वृहदत्त था। 50 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए हैं। किस क्रमांक में कृतज्ञ कृतज्ञ शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? बताइए, कृतज्ञ कृतज्ञ शब्द युग्म का सही अर्थभेद कौन सा है? बहुत अच्छे भाई, सभी बच्चे आंसर करेंगे भाई। तो देखिए, यहाँ पे कृतज्ञ का जो विलोम है कृतज्ञ लिखा गया है, उसी प्रकार उपकार मानने वाला, इसका विलोम उपकार ना मानने वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ भी डाउट है तो यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7905632533 पे आप लोग मुझे व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। B.Ed से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो। बाकी इंस्टा पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं। चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं अभी भी, लाइक भी हैं बहुत कम। तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो ताकि 15 जून को 2 लाख की फैमिली हो जाए। चलिए, या मुरलीधर की अधरान क्या है? या मुरलीधर की अधरान, धरी अधरान धरोंगी, उपयुक्त पद्यांश में अलंकार कौन सा है? बताइए कौन सा अलंकार है भाई? 52 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो आपका अलंकार है यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। बहुत अच्छे। चलिए, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? सखीन सो देत ओरनहानो निंत शोचित संकोच सने लाहिए में कौन सा छंद है? बताइए कौन सा छंद है इसमें? बताइए भाई, कौन सा छंद है इसमें? सवैया छंद है। कौन सा छंद? सवैया छंद है। चलिए, सरस्वती कंठाभरण के रचयिता कौन है? सरस्वती कंठाभरण के रचयिता कौन है? बताइए सभी लोग, सरस्वती कंठाभरण के रचयिता कौन है? भोजराज है। कौन? भोजराज है। चलिए, अनुपस्थित शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अनुपस्थित शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग प्रत्यय से 100% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो जितनी भी मेरी हिंदी की टॉपिक वाइज वाली क्लास हुई थी, सभी क्लास को जाके देख लेना। उनसे समझ लीजिए एक प्रश्न आपके एग्जाम में आने फिक्स हैं। तो एक बार जाके स्पीड में ही क्लास को देख लेना, रिवीजन भी आपका हो जाएगा अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाए हैं तो। बाकी जो भी बच्चे क्रैश कोर्स वगैरह लिए थे वो लोग अपना रिवीजन करते रहें, ठीक है। आज 13 जून है, कल तक आपको पढ़ाई करना है, परसों तो आपका पेपर ही है ना। तो अनुपस्थित शब्द में जो उपसर्ग है अनु उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है। उष्म वर्ण कौन सा है भाई? उष्म वर्ण, ये तो रट गया होगा। उष्म वर्ण कौन कौन सा है? 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका जो है उष्म वर्ण है, ठीक है ना। चलिए, ये मूर्धन्य है, ये आपका ओष्ठ व्यंजन है, ये आपका जो है तालु से इनका उच्चारण होता है। उच्चारण स्थान भी याद रखिएगा। अंतःस्थ व्यंजन यार अलावा आपके होते हैं, ठीक है। चलिए, अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना मुहावरे का अर्थ क्या है? अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना मुहावरे का अर्थ है मूर्खतापूर्ण कार्य करना होता है। क्या होता है? मूर्खतापूर्ण कार्य करना होता है। सदैव में संधि कौन सी है? सदैव में संधि कौन सी है?
सदादन अयो होता है इसका जो है संधि विच्छेद। तो सदैव में जो आपकी संधि है वो है वृद्धि स्वर संधि। कौन सी है? वृद्धि स्वर संधि है। तो यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनारदाना में समास बताना है, अनारदाना में समास बताइए भाई सब लोग। अनारदाना में कौन सा समास है? बहुत अच्छे। तो इसमें जो आपका समास है कौन सा समास हो जाएगा बताइए सब लोग। है तो तत्पुरुष समास। कौन सा जो है आपका तत्पुरुष समास होगा ये आपको बताना है। संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। बहुत अच्छे। कौवा चला हंस की चाल कहावत का अर्थ क्या है? कौवा चला हंस की चाल कहावत का अर्थ क्या है? बहुत अच्छे। 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो कौवा चला हंस की चाल कहावत का अर्थ होता है किसी दुष्ट व्यक्ति द्वारा अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन करना। 60 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। वीडियो को लाइक कर दो। 2000 लाइक का टारगेट दिया हूं और 15 जून तक 2 लाख की फैमिली भी हो जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बताइए। 61 का जवाब दीजिए। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है भाई? तो घृणा। घृणा जो है आपकी जो है इसमें भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना। चलिए, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बताइए कौन सा वाक्य अशुद्ध है। 62 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चारों वाक्यों में से पढ़िए कौन सा वाक्य अशुद्ध है इसमें। बहुत अच्छे। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, गुड मॉर्निंग। 62 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपका जो अशुद्ध है ये वाला, बाकी सब आपके शुद्ध हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, किस शब्द में यण संधि नहीं है? बताइए किस शब्द में यण संधि नहीं है। बहुत अच्छे। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे इसमें गुण संधि है, यण संधि है, यण संधि है। मतैक्त में आपका जो है वृद्धि संधि है, ठीक है ना। मत धन ऐक इसका संधि विच्छेद होता है, ठीक है ना। डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधोपतन का संधि विच्छेद क्या होगा? अधोपतन का संधि विच्छेद क्या होगा? 64 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे भाई। आधा धन पतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा धन पतन। चलिए, बहुव्रीहि समास किस में नहीं है? बताइए बहुव्रीहि समास किस में नहीं है। 65 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे ये इसमें है, इसमें है, इसमें है, पंचवटी में आपका नहीं है। पंचवटी में आपका द्विगु समास है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे एक गद्यांश आ गया है। गद्यांश पढ़ने का तरीका मैं कई बार बता चुका हूँ, करने का तरीका आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। इसका आंसर बता दे रहा हूँ। उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक ने पाठकों को क्या बताया है? तो इसमें लेखक ने पाठकों को जो बताया है वो बताया है कि जीवन में प्रेम का महत्व के बारे में बताया है, ठीक है। चलिए, लेखक के अनुसार सत्संग, पूजा पाठ करने, व्याख्यान सुनने और साहित्य का अध्ययन करने का जो प्रमुख उद्देश्य है वो उद्देश्य है अपनी कमजोरियों को दूर कर अच्छा मनुष्य बनाना, ठीक है। चलिए, गद्यांश के अनुसार हमारी सारी कमजोरियों का कारण क्या है? गद्यांश के अनुसार हमारी सारी कमजोरियों का कारण क्या है? कुरुचि और प्रेम भाव से वंचित होना। 68 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेखक के अनुसार आध्यात्मिक भोजन क्या है? बताइए भाई सब लोग। लेखक के अनुसार आध्यात्मिक भोजन क्या है? तो वो है आपका प्रेम। लेखक के अनुसार हमें कलाकार से क्या प्राप्त होता है? तो कलाकार से प्राप्त होता है सौंदर्य की अनुभूति और प्रेम की उष्णता। चलिए, अब यहाँ पे आपको तत्सम शब्द बताना है। आक का जो है तत्सम शब्द क्या होगा? आक का बताइए सब लोग। आक का तत्सम शब्द क्या होगा? आक का तत्सम शब्द क्या होगा? अर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्क हो जाएगा। बहुत अच्छे। बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिक्षण में समास बताना है। मैंने आपको बताया था जिसमें उपसर्ग लगा हो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। 72 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंद्रोदय में संधि बताना है। चंद्रोदय में संधि कौन सी है? बताइए भाई, चंद्रोदय में संधि कौन सी है? गुण संधि है। कौन सी संधि? गुण संधि है। चंद्रधन उदय इसका संधि विच्छेद होता है। क्या होता है? चंद्रधन उदय इसका जो है संधि विच्छेद होता है। तो यहाँ पे आपका 73 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए, धूमिल में प्रत्यय बताना है। धूमिल में कौन सा प्रत्यय है?
तो धूमिल में जो आपका प्रत्यय है वो है इल प्रत्यय, ठीक है, धूमिल इल निकल रहा है राष्ट्र में ना। तो चलिए, इनमें से कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची है? जंगल का पर्यायवाची भाई इसमें कौन सा है? तो यहाँ पे कांतार आपका जो है जंगल का पर्यायवाची है, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपसर्ग के प्रयोग से क्या होता है बताइए? उपसर्ग के प्रयोग से, उपसर्ग के प्रयोग से क्या होता है? 76 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो उपसर्ग के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में वृद्धि होती है, ठीक है ना। चलिए, मनोहर में कौन सी संधि है? मनोहर में, मनोहर में कौन सी संधि है? बताइए बच्चे। बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही कम लाइक हैं इसमें, फटाफट वीडियो को लाइक करो। तो इसका जो संधि विच्छेद होता है मनः धन हर होता है, तो इसमें विसर्ग लगा है तो विसर्ग संधि आपका हो जाएगा। संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? 78 का जवाब दीजिए। संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। 78 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। भगवान बड़े दयालु हैं, वो क्या है? यहाँ पे वो सबकी सुनते हैं, तो यहाँ पे वो होगा, ठीक है। तो ये 79 का आपका जो है ये वाला होगा, वे होगा, वो नहीं होगा, वे सबकी सुनते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। किस विकल्प में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? 80 का जवाब दीजिए सब लोग। किस विकल्प में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? बहुत अच्छे। तो देखिए, अत्यंत में अति उपसर्ग है, अत्याचार में अति उपसर्ग है, आतरिक्त में जो है अति उपसर्ग है, अतिथि में आपका आ उपसर्ग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अति उपसर्ग इसमें नहीं है, अतिथि में आ उपसर्ग है। किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? बताइए, 81 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? तो ये है ठूंठ खड़ा है, इसमें आकर्मक क्रिया है, ठीक है ना। चलिए, किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है? बताइए सभी बच्चे, किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है? संहार में लगा है, ठीक है ना, सम उपसर्ग। चलिए, अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना कहावत का अर्थ क्या है या मुहावरे का अर्थ क्या है? अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, और इसके अलावा टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना और सेकंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि वहीं पे आपको जो है काउंसलिंग की जानकारी मिलेगी, मैं ही जानकारी दूंगा आपको वहाँ पे। तो 83 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना का मुहावरे का अर्थ होता है अपना नुकसान स्वयं ही करना। चलिए, किस विकल्प में सभी शुद्ध हैं? किस विकल्प में सभी शुद्ध हैं? 84 को जवाब दीजिए सब लोग। कृपालु ऐसा होता है, अनुकूल ऐसा होता है, साप्ताहिक में बड़ा सा होता है, आपका इसमें सब शुद्ध है। आजीविका भी सही है, आशीर्वाद भी सही है। अधजल गगरी छलकत जाए लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है? अधजल गगरी छलकत जाए लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है? बहुत अच्छे, 85 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अधजल गगरी छलकत जाए लोकवक्ति का सही अर्थ होता है अल्पज्ञ व्यक्ति ज्ञान की डेंग ज़्यादा हाँकता है। तो यहाँ पे 85 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? बताइए भाई सब लोग, कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बहुत अच्छे, वेल डन बच्चों, वेल डन। तो यहाँ पे केशव, मोहन, माधव ये सब कृष्ण के पर्यायवाची हैं। राजीव आपका इसमें नहीं है, राजीव जो है कमल का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे 86 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाल का पर्यायवाची नहीं है? बताइए भाई, कौन सा शब्द बाल का पर्यायवाची नहीं है इसमें? तो इसमें बाल का पर्यायवाची आपका सीखी नहीं है। क्या? सीखी नहीं है। बहुत अच्छी, 87 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वक्र शब्द का सही विलोम क्या होगा? वक्र शब्द का सही विलोम क्या है? वक्र शब्द का सही विलोम क्या है? बताएंगे सभी बच्चे। वक्र शब्द का जो सही विलोम है वो है रिजु। क्या है? रिजु है। चलिए, अतिवृष्टि शब्द का सही विलोम क्या होगा? अतिवृष्टि शब्द का सही विलोम क्या होगा? 89 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। अतिवृष्टि का सही विलोम क्या होगा? तो इसका जो सही विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? अनावृष्टि हो जाएगा। चलिए, कलिया में प्रत्यय बताना है। कलिया में कौन सा प्रत्यय है? कलिया, लास्ट में ईया निकल रहा है ना, तो ईया प्रत्यय आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, नीचे दिए गए कुछ वाक्य में त्रुटियां हैं, अगर नहीं त्रुटियां हैं तो आपको जो है उसको भी चुनना है, डी वाले को चुन लेना है। तो बताइए इसमें कौन सी त्रुटि है, कौन सी नहीं त्रुटि है?
इस वाक्य में त्रुटि है सी वाले में, ठीक है। चलिए 92 का जवाब दीजिए। हालांकि इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। इसमें जो त्रुटि है इसमें भी सी वाले में ही त्रुटि है, ठीक है। चलिए बताइए, इसमें बताइए 93 का जवाब दीजिए सब लोग। इसमें जो है कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है, सब सही है आपका। चलिए यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पे क्रोध के बाद क्या आएगा ये आपको बताना है। 94 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रोध क्या होता है? तो क्रोध अंधा होता है। क्या होता है? क्रोध अंधा होता है, ठीक है। सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, तो यहाँ पे क्या आएगा? नीचे से मिलता है, किनारे से मिलता है, बाजू से या अंदर से। तो सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, अंदर से मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस क्रमांक में अंतः से व्यंजन है? आप सभी को बताया हूँ, या, रा, ये आपके जो है अंतः से व्यंजन है, ठीक है, या, रा, ला, वा। चलिए किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? 97 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कुछ आ गया ना, कुछ, तो ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। 97 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कारक आपको बताना है। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है, ठीक है। चलिए किस समास में तत्पुरुष समास है? ग्रंथ रत्न में आपका जो है तत्पुरुष समास है। चलिए किस वाक्य में संबंधवाचक सार्वजनिक विशेषण है? तो ये है, इसमें कोई आदमी मिलने आया है, ठीक है। चलिए रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे आपको इस सीरीज को जो है पूरी करना है। चलिए पूरा करिए सभी लोग। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो सभी बच्चे। ये वाला इसको जो है पूरा कर देगा, ठीक है। यहाँ पे ए आ जाएगा, फिर यहाँ पे सी आ जाए, ए आ जाएगा, ठीक है। ऐसे पूरा हो जाएगा वाला, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है यहाँ पे ब्लड रिलेशन का है, सॉल्व करिए फटाफट। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। बहुत अच्छे। एफ भाई है ए का, एफ जो है भाई है ए का। चलिए सॉल्व करिए फटाफट। बहुत अच्छे, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। फटाफट मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। पेन कॉपी लेके बैठा करें जब भी आप लोग मेरी मैराथन देखा करें। चलिए इसे मैं सॉल्व करता हूँ। एफ भाई है ए का, एफ जो है भाई है ए का, ठीक है। और सी पुत्री है ए की, ए की पुत्री कौन है? सी है। एंड के बहन है एफ की, के जो है बहन है एफ की। माइनस का मतलब फीमेल, प्लस का मतलब मेल। और जी भाई है सी का, जी जो है भाई है सी का, ठीक है ना। इसका भाई इसके बगल में बैठेगा। तो जी का चाचा कौन है? अब देखिए जी की माता ये है, ठीक है ना, और इसका भाई ये है, तो इसका ये चाचा हो जाएगा, ठीक है ना। इसका भाई बगल में आएगा तो इसका ये चाचा ही तो होगा एफ ना। तो यहाँ पे जी का चाचा जो होगा एफ होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। शिक्षित रोजगार युक्त ग्रामीण युवक को दर्शाते हैं कौन? 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। शिक्षित रोजगार युक्त ग्रामीण युवक कौन सा दर्शाता है? तो यहाँ पे ए को चेक करिए। ए यहाँ पे है केवल ये ग्रामीण युवा है, ना ही बेरोजगार युवा है, ना ही शिक्षित युवा है। बी को चेक करिए। बी देखिए यहाँ पे है ना बी ए। अब ये देखिए बी जो है आपका शिक्षित भी है बट बेरोजगार नहीं है। तो शिक्षित और ग्रामीण पूछा है कि शिक्षित रोजगार युक्त ग्रामीण युवक को दर्शाते हैं कौन? तो ये शिक्षित युवा हो गया। एंड यहाँ पे आपका ए, आपका यहाँ पे देखिए इसमें भी ग्रामीण युवा भी है, तो आपका बी केवल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पे उस वेन आरेख को चुनिए जो त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज एवं समकोण त्रिभुज के बीच के संबंध को शुद्ध रूप में चिन्हित करेंगे। बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो सभी बच्चे। तो यहाँ पे आपका त्रिभुज हो जाएगा, उसके बाद ये आपका समबाहु और ये विषमबाहु आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? 19 का ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। ऐसे होगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, विलुप्त पद ज्ञात करना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको बताना है। 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब बच्चे। सबसे पहले आपको पता करना है ये 10 कैसे आया।
एंड ये 8 कैसे आया, तभी आप लोग यहाँ पे पता कर पाएंगे ये यहाँ पे क्या कौन सी संख्या आएगी। बताइए सभी लोग। तो जैसे यहाँ पे 2 6 है और 7 है 4 है, तो इनको जब हम जोड़ देंगे, जैसे यहाँ पे 2 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, तो कितना हो गया 7 6 13, 13 2 15। अब 15 में से 4 जब घटा देंगे कितना आ जाएगा 11। अब 11 में से एक और घटा देंगे तो यहाँ पे 10 आ गया आपका, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पे आपको 3 8 एंड यहाँ पे 4, तो 8 3 11, 11 4 15, 15 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 9 आएगा, और 9 में से एक और घटा दीजिए 8 आ जाएगा। उसी प्रकार 8 6 14, 14 6 20, 20 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 16 में से एक और घटा दीजिए कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 22 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे बिल्कुल सरल प्रश्न आ गया है, यहाँ पे कूटबंध वाला। चलिए इसको जो है ऐसे कूटबंध किया जाता है, तो इसको कैसे कूटबंध किया जाएगा ये आपको बताना है। 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। चलिए इसका जवाब दीजिए सभी लोग। निम्नलिखित विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। 29 का जवाब दीजिए सभी लोग। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे। तो इसमें ये बनाया जा सकता है, ये बनाया जा सकता है, ये बनाया जा सकता है, ग्रेट नहीं बनाया सकता क्योंकि ग्रेट में टी है और इसमें टी नहीं है। तो 29 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। कौन सी आकृति, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। सभी बच्चे 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे। ये वाली उत्तर आकृति इसको पूरा करेगी, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पे इस सीरीज को पूरा करिए आप लोग। बताइए सीरीज को पूरा करिए। यहाँ पे 43 की बात क्या आएगा, बताइए भाई 43 के बाद क्या आएगा। यहाँ पे सबसे पहले 7 और 13, 13 और 21 एंड 21 और 13 और इसके बीच का सब अंतर पता कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 31 होना चाहिए, ठीक है ना 31। तो देखिए 7 और 13 के बीच का अंतर कितना है 6 का है, और 13 और 21 के बीच का अंतर कितना है प्लस जो है 8 का है, और 21 और 31 के बीच का अंतर कितना है प्लस 10 का है, एंड 31 और 41 के बीच का अंतर कितना है 12 का, मतलब 2 2 ऐड कर रहा है। तो 12 में जब हम जोड़ेंगे 14, तो 14 43 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 3 7 4 1 5 57 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो। यहाँ पे पजल को ऐसे लिखा जाता है, तो मेंटल को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताइए सब लोग, मेंटल को कैसे लिखा जाएगा। एलिमेंट लिख दिया जाएगा, बिल्कुल सरल प्रश्न है, ठीक है ना। समझ गए होंगे कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। इधर आधा कर दिया है, इधर आधा कर दिया गया है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज का महामैराथन क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना है, और ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल सके। कुछ भी डाउट्स है तो इंस्टा पे मुझे फॉलो करें या तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर टीचर का, हर यूट्यूबर का सपना होता है जब उसके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो जाते हैं। तो 15 जून को हो जाएंगे 2 लाख सब्सक्राइबर। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। बाकी हम 1:30 बजे मिलते हैं, 1:30 बजे आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।